आप सिग्नल दे दीजिएगा, हो जाए तो स्टार्टेड। या चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और सेवा भारती के साथ, राष्ट्रीय सेवा भारती के साथ हमारी 335वीं वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले सप्ताह हमने बेंगलोर में हुई एक दुर्घटना को लेकर के, दुर्घटना तो नहीं कहना चाहिए, एक दुखद घटना को लेकर के एक 4 या 5 एडवोकेट्स के साथ हमने पैनल डिस्कशन किया था। उसी क्रम में आज हमारा ये दूसरा कड़ी है, क्योंकि काफी लोगों ने डिमांड किया था कि क्यों ना हम एक बार सिर्फ महिलाओं की बात सुने, लेडी एडवोकेट्स की बात सुने कि उनका इस मामले में क्या कहना है और किस तरीके से हम बात कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछली बार भी मैंने अपनी बात रखी थी, कानून बेसिकली समाज को एक सही दिशा दिखाने के लिए बनाया जाता है। कोई भी कानून इसलिए होता है कि समाज सुचारू रूप से चले, लेकिन जब इन कानूनों का दुरुपयोग होने लगता है तब इनकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं, समय समय पर इनमें बदलाव की मांग भी उठती है। इसी क्रम में बेंगलोर में हुई घटना को लेकर आज हमारे साथ फिर पैनल जुड़ा हुआ है। नम्रता जी हैं हमारे साथ, छत्तीसगढ़ से CWC चेयरपर्सन रही हैं, 15 सालों से बच्चों के क्षेत्र में काम कर रही हैं, वरिष्ठ एडवोकेट हैं और अब समाज सेवी के रूप में भी जानी जाती हैं। उसके बाद हमारे साथ जुड़ी हुई हैं ज्योति पांडे जी। बेसिकली आपने BA ऑनर्स से अपना कैरियर स्टार्ट किया, आकाशवाणी लखनऊ में बतौर समाचार वाचक अनुवादक काम किया, भारतीय विद्या भवन से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया, फिर कई समाचार पत्रों और मैगजीन के लिए फ्रीलांस लेखन किया। एक छोटी घटना के बाद उन्होंने 2012 से एक्टिविस्ट के रूप में काम किया, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस पॉक्सो की ट्रेनर के रूप में। साथ साथ आपकी 2 पुस्तकें अनुराग एवं लड़का हुआ लिखी है। एक्टिविस्ट के साथ आपने सांसद सदस्यों के साथ मिलकर कानूनों में बदलाव की भी बात की है। हमारे बाकी पैनलिस्ट भी हैं, उनका परिचय हम जब सत्र होगा तो प्रारंभ करेंगे। तो मैं नम्रता जी से निवेदन करता हूं कि आज के हमारे विषय पर जो अपनी बात रखें। नम्रता जी। प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। नम्रता जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। नम्रता जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो, आ रही है? हाँ, थोड़ी कम आ रही है। नम्रता जी अपना वॉल्यूम अप कर लीजिए तो आ जाएगी। डिवाइस का वॉल्यूम अप करिएगा। नम्रता जी अगर नम्रता जी से संपर्क नहीं तो स्नेहा जी जुड़ गई, 4:15 पे जुड़ेंगी स्नेहा जी। नम्रता जी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है जी। आप सभी को नमस्कार जी। खास करके डॉक्टर कृपा शंकर चौबे सर जी को और डॉक्टर नहीं नम्रता जी, माइक आपका माइक क्लोज लाइए आप। यू आर नॉट ऑडिबल। नम्रता जी नहीं तो आप मोबाइल से जुड़ जाइए, लैपटॉप नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप जब तक आप मोबाइल से जुड़ जाइए तब तक हम अपने दूसरे स्पीकर की तरफ चलते हैं, नहीं तो ज्योति जी की तरफ चलते हैं जी। दूसरा होस्ट ले लीजिए सर। जी दूसरा होस्ट ले लीजिए सर। हाँ ज्योति जी अपनी बात रखें। नमस्ते सभी लोगों को। डॉक्टर कृपाशंकर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ऑर्गेनाइज किया। इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मैंने पिछली बार भी जैसा आपको कहा था। देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कानूनों की आवश्यकता है, स्त्रियों को स्पेशल प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, बिल्कुल ठीक बात है, उसके अपने कारण है। लेकिन यदि वही स्त्रियां इन कानूनों का दुरुपयोग करने लगे तो पुरुषों के पास कोई ना कोई ऐसा वेपन, कोई ऐसा हथियार, कोई ऐसा ऑप्शन उपलब्ध होना चाहिए जिसकी वो हेल्प ले सकें। चूंकि मैं
ऐसे पुरुषों के साथ काम बहुत ज्यादा पिछले 12 सालों में तो बहुत ही ज्यादा काम किया मैंने एक्सटेंसिवली इस मुद्दे पर, क्योंकि मेरे अपने घर में एक घटना हुई ऐसी, उसके बाद से मुझे लगा कि नहीं, हेल्प की जरूरत तो है लड़कों को भी, और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो मुझे ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को और सुनने को मिली, तब मुझे लगा कि ये गलत हो रहा है। ये गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अगर अभी जो सेटअप देखेंगे संसद का, तो ज्यादातर पुरुष है और वो महिलाओं के लिए आवाज उठाते हैं, उनके मुद्दों के लिए बात करते हैं। महिलाओं को प्रोटेक्शन देने के लिए भी इन्हीं पुरुषों ने आवाज उठाई। मतलब आप देखेंगे एक पूरी हिस्ट्री रही है कि कैसे महिलाएं जो है प्रताड़ित हुई, फिर पुरुषों ने उनके लिए आवाज उठाना शुरू किया, जैसा भी था। हालांकि मेरा व्यू थोड़ा डिफरेंट है, पर अभी इसी एक हाइपोथेटिकली मान के चलते हैं कि हाँ ऐसा ही हो रहा था हिस्टोरिकली। तो पुरुषों ने आवाज उठाई और आज वही पुरुष उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं, और जहां पर जैसे ही वो ये बोलना शुरू करते हैं कि हाँ ये मुद्दा है, तो तुरंत उनको महिला विरोधी घोषित कर दिया जाता है, जो हम बार बार फेस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बात बंद होकर एक मिडिल वाला रास्ता हम लोग को अपनाना पड़ेगा। अब बात इस पर होनी चाहिए कि कानून कब आएगा हमें नहीं पता, क्योंकि पॉलिटिकली करेक्ट ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, जब भी संसद में चुनाव की बात आती है या कहीं विधानसभा के चुनाव हो रहे होते हैं, तो महिलाओं के लिए स्कीम्स निकलती हैं और ये सब होता है, पुरुषों के बारे में बात नहीं होती। तो पॉलिटिकली करेक्ट तो मुद्दा ये नहीं है, हमें दिख रहा है। इस आधार पर वोट नहीं दिए जाएंगे तो इस पर बात भी कैसे होगी। लेकिन कम से कम इतना किया जा सकता है, हम सब यहाँ पर जो है कानूनविद हैं, लॉ से जुड़े हुए लोग, सामाजिक मुद्दों से जुड़े हुए लोग, कुछ ऐसे हमारे पास ग्रुप्स होने चाहिए, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर, जैसे बेंगलोर में जो घटना हुई अतुल सुभाष, जब किसी के मन में ये आ रहा हो, जिसको ऐसे प्रताड़ित किया जा रहा हो कि 12 बार वो जो है बैंगलोर से दौड़ करके जौनपुर जा रहा है डेट्स अटेंड करने के लिए, कोई उसकी सुनवाई नहीं हो रही, तो उसको असिस्ट करने के लिए एक ग्रुप हो जहां पर वो जाकर खुलकर अपनी बात कह सके, जहां उसको ये जज ना किया जाए कि अरे तुम आदमी होकर रो रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। ठीक है, ये जज ना किया जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि रोने का अधिकार सिर्फ स्त्री को है। जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, और रोना अभिव्यक्ति की एक स्वतंत्रता मैं मानती हूँ। तो रो कोई भी सकता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म उनको उपलब्ध कराया जाए, एक ऐसा ग्रुप हो, कोई ऐसे लोग हों जिनको वो खुल करके कभी भी फोन करके ये पूछ सके कि भाई ये चल रहा है, मैं क्या करूं, या मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं तो मुझे क्या करना चाहिए। मुझे अभी भी लगता है कि ऐसा व्यक्ति जो आत्महत्या के लिए सोच रहा है, उसने डायरेक्ट आत्महत्या के लिए तो नहीं सोचा होगा, उसने पहले बहुत सारे ऑप्शन सर्च किए होंगे कि क्या ये हो सकता है, ये नहीं हुआ, क्या वो हो सकता है, वो भी नहीं हुआ। तब लास्ट में जब उसने ऑप्शन देखा कि अच्छा हाँ सिर्फ ये हो सकता है कि मैं मर जाऊं, तो हो सकता है मेरी आवाज वहां तक जाए, तो ये ऑप्शन से पहले जितने ऑप्शन उसने सोचे थे, काश कि हम वो विकल्प दे पाते। और अब काश कहने की बारी भी नहीं है, क्योंकि मैं इतने साल हो गए बोलते हुए और कोई सुन नहीं रहा है जिन बातों पर, उन पर खुलकर बहस होनी चाहिए कि क्यों इन कानूनों में कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। पिछली बार एक इसी गोष्ठी में ही जज साहब थे, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही थी कि जब आप ये देखते हैं पुलिस वाले कि इस पूरी की पूरी जो ये लड़की लिखवा रही है आके कि यहाँ मेरे साथ ऐसा हुआ, और वो जब इन्वेस्टिगेट करते हैं और पाते हैं कि उसमें कुछ नहीं निकला, तो क्यों नहीं वो क्लोजर रिपोर्ट लगाते हैं। तो इन सब बातों के बारे में खुलकर के बातचीत और जो है डिस्कशन होना चाहिए कि भाई वहीं तक बात रुक जाए और आगे बात ना जाए, ये ना कि जज तक पहुंच रही है बात, फिर वो लड़के को हर तारीख पे दौड़ करके आना पड़ रहा है। अर्थ ये भी है इसका कि जो भी तरीके या जो भी बनाया गया था कि पहले इन्वेस्टिगेशन होगा या दोनों पार्टी बैठेंगी और बीच का रास्ता निकाला जाएगा, यानी कि इन सब में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, ये भी सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है, इसलिए शोषण हो रहा है। मैं तो कहूंगी दोनों ही पार्टी का हो रहा है, इस पार्टी का, पुरुष साइड का ज्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी तरफ की बात सुनी ही नहीं जाती है, उनसे कह दिया जाता है चुपचाप बैठिए, आप 5000 साल से जो है प्रताड़ित कर रहे हैं महिलाओं को, जबकि ऐसा नहीं है। इन सारी बातों पर खुलकर के बहस होना पहली चीज। और ये जो जितने भी गवर्नमेंट ने मैकेनिज्म बनाए हैं कि पहले जब एफआईआर होगी, फिर जब कॉल जाएगा तो दोनों पार्टियां बैठेंगी, दोनों मुद्दों पर बातचीत होगी, बीच का रास्ता निकाला जाएगा, डायरेक्ट एफआईआर नहीं होगी, इसमें जो कमी आ रही है उसको निकालना। दूसरी चीज, यदि पुरुष ऐसा फील करने लग जाए कि हाँ यहाँ कुछ सुनवाई नहीं हो रही, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अब हो गया है। जब लोग ये कहते हैं कि लॉ बना देना चाहिए, डोमेस्टिक वायलेंस लॉ को जेंडर न्यूट्रल कर देना चाहिए, मैं कहती हूँ वो बहुत बड़ा काम आप बता रहे हैं, पहले ये छोटे छोटे काम कर लीजिए, उसके बाद उस तक आइएगा।
क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही होगा, एक साथ तो नहीं होगा। जब आपने महिलाओं के लिए भी जब लॉ बनाए तो स्टेप बाय स्टेप ही हुआ। अब जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का लॉ है, बड़े दिनों से मांग थी, लेकिन वेट किया गया कि ये 2-3 घटनाएं, मथुरा रेप केस हो जाए, फिर निर्भया हो जाए, फिर उससे पहले जो है भवरी देवी का केस हो गया, तब जाके फिर ये सोचा गया। मैं पुरुषों को भी बार बार ये बात कहती हूँ कि आप लोग सही तरह से अपनी बात प्रेजेंट कर नहीं रहे हैं। महिलाएं जा रही हैं, ग्रुप बना के बात कर रही हैं, मिनिस्टर से बात कर रही हैं, बाकी अथॉरिटीज से बात कर रही हैं, तो वो जो तरीका है वो सही तरीका था और यही तरीका अपनाना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप काम करने में जो है वो सही रहेगा। और अगर जैसे मैंने पिछले बार भी करेक्ट किया था कि केवल एक घटना नहीं है, यदि आप अभी एनसीआरबी का डेटा खोलेंगे तो लगभग 1,20,000 मतलब 1.5 लाख के करीब पुरुष, विवाहित पुरुष, हाँ, टू बी इन्वर्टेड कॉमा में रखिए कि विवाहित पुरुष हर वर्ष आत्महत्या कर ले रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो पत्नियों द्वारा ही सताए जा रहे हैं, लेकिन इसकी जांच भी नहीं की जाती है कि किस वजह से कर रहे हैं, क्या कारण हो सकते हैं, क्या उनको कोई सपोर्ट अवेलेबल है, अगर सपोर्ट अवेलेबल नहीं है तो क्यों अवेलेबल नहीं है। कोई स्टैटिस्टिक्स, कोई डेटा भारत सरकार ने नहीं बनाया है, ना ही किसी एजेंसी ने अभी तक बीड़ा उठाया है कि हम पता लगाएंगे कि आत्महत्याएं क्यों हो रही हैं। तो ये हर वर्ष हो रहा है और कई सारी, अतुल सुभाष का एक अकेला केस नहीं था, कई सारे हैं। मैं तो आपको इतनी घटनाएं बता सकती हूँ। इसका दूसरा पक्ष, अब अतुल सुभाष का केस हो गया मान लीजिए, उसमें एक बच्चा फंसा हुआ है, क्योंकि यहाँ जो है डॉक्टर साहब का जो है ये चाइल्ड एनजीओ है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कोई उस बच्चे के बारे में बात नहीं कर रहा है। जब भी, अब मैं आपको ऐसी कई घटनाएं बता सकती हूँ क्योंकि मेरे खुद के 2 बच्चे हैं और मैं उन लोगों से अनुभव सुनती रहती हूँ कि जिन जिन घर में ये ब्रोकन फैमिलीज हैं, जहां पर माता पिता में ऐसे रोज खींचतान चल रही है बच्चे को लेके कि हम रखेंगे, वहां पर वो बच्चे इतना डिस्ट्रेस्ड हैं, उनको थेरेपी में जाना पड़ता है, उनको तरह तरह के मेंटल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही। इस समय ये जो बच्चा है, इस पर क्या असर पड़ रहा होगा? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है कि उस पर कोई असर पड़ ही ना रहा हो, डेफिनेटली असर पड़ रहा होगा। उसको पता तो चल ही रहा होगा कि पिता नहीं रहे, माँ जेल में बंद है। तो अब क्या, तो हम जो भूल जा रहे हैं इन सब के बीच में, जिस वजह से मैं बच्चों के कॉज से भी जुड़ी, मतलब पुरुषों के कॉज के अलावा, जिस वजह से, क्योंकि हमने क्या किया है, WCD मिनिस्ट्री तो बना दी हमने, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। हम क्या सोच के चल रहे हैं कि विमेन एंड चाइल्ड, बस बीच में हम पुरुष को आने ही नहीं दे रहे, पिता का हमने स्थान ही खाली कर दिया। वो एक गड़बड़ है। मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली डेवलपमेंट उसको कर देना चाहिए। विमेन, जब हम जहाँ पे विमेन रखते हैं, फैमिली एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आप करेंगे ना, तब भी समझ में आता है, क्योंकि उसमें पुरुष का दखल रहेगा। मुझे ऐसा लगता है एक बच्चे को जब वो बड़ा हो रहा होता है तो माता और पिता दोनों की जरूरत होती है। और ये इन सब लड़ाइयों के बीच में जो पिस रहा है ना बच्चा, उसके बारे में बहुत अलग से बात करने की, बहुत सेंसिटिविटी से बात करने की जरूरत है, क्योंकि ये वो हमारे पास इसमें भी कोई भारतीय डेटा अवेलेबल नहीं है। अगर आप यूएस का डेटा देखेंगे, जो मैंने अभी फिलहाल निकाल करके रखा हुआ है, उसमें ये कहते हैं कि जहां पर पिता की अनुपस्थिति होती है वहां पे बच्चे ज्यादा ड्रग एडिक्ट होते हैं, सेक्सुअल क्राइम करते हैं। आप ज्यादातर रेपिस्ट अगर देखेंगे, उनमें डैडी इश्यूज होते हैं, ठीक है, वो ड्रग एडिक्ट्स बनते हैं, वो क्राइम्स करते हैं, वो घर से भागते हैं। ये पूरा एक डेटा है यूएस का। हमारा इंडिया का इस तरह का कोई डेटा ही अवेलेबल नहीं है कि जहां पर हम ये बता सकें कि ना इस तरह हो रहा है। तो हमारे इंडिया के स्पेसिफिकली इस तरह का डेटा बनाने की जरूरत है, स्टैटिस्टिक्स बनाने की जरूरत है, प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की जरूरत है, और इन बच्चों के बारे में अलग से बात करने की जरूरत है। ये मेरा व्यू पॉइंट है। धन्यवाद सभी को। जी अनिल जी, सबके जी। वीडियो कैमरा बंद कर दीजिए, सिर्फ ऑडियो वीडियो ओके, सबको म्यूट कर ओके। दीजिए। जी। और हमारे साथ दूसरी कैमरा, स्पीकर अगर आपका वीडियो कैमरा खुला है तो कृपया मतलब कुछ कपड़े वैसे पहन लीजिए जो जी, मतलब, हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ। संजय सिन्हा जी, जहाँ से आप अपना बंद कर लीजिए। नमन सोनी नहीं जी, तो आप बंद कर लीजिए अपना कैमरा। हाँ, आप बंद कर दीजिए। अनिल जी, सबको म्यूट कर दीजिए। जी, सिर्फ स्पीकर्स को रहने दीजिए। ठीक। हमारे साथ दूसरी स्पीकर स्नेहा जी भी जुड़ गई हैं। स्नेहा जी, आप सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल। क्या आप जी। लोगों को मेरी आवाज आ तो रही है? स्नेहा जी का बहुत बहुत स्वागत है। बेसिकली गवर्नमेंट इन पैनल पोस्ट एक्ट रिसोर्स पर्सन है, टीई डेस्क स्पीकर एंड एडवांस डीईआई प्रैक्टिशनर है, काफी लंबे समय से महिलाओं के क्षेत्र में काम कर रही हैं। स्नेहा जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज का हमारा जो विषय है मिसयूज ऑफ फैमिली लॉ, इस पर अपनी बात रखें। स्नेहा जी। सर, एक छोटी सी करेक्शन है। मैं 2004 से मेंस वेलबींग के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं से स्कूल स्टूडेंट थी, तब से मैंने पुरुषों की लड़ाई के बारे में जाना समझा। और जब मैं मास्टर्स कर रही थी लंदन में, तब मैंने रिसर्च भी इसी डेटा पे किया हुआ था।
तो जहाँ तक मेरा मानना है अबाउट द मिसयूज़ ऑफ द लॉ, इस बारे में बात तब तक नहीं होती क्योंकि अतुल सुभाष का केस है। नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे उन्होंने सुसाइड किया है, बट येस डेफिनिटली जितना डिटेल्ड, जितना इन्फॉर्मेशन अतुल सुभाष के उन 24 पन्नों के सुसाइड केस में था, उस डॉक्यूमेंट में था, वो शायद हार्डली किसी के केस में मिलेगा। बहुत सारे सिचुएशंस ऐसी थी जहाँ पे लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड किया है, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे वीडियो रिकॉर्डिंग वाज नॉट सीन एज एन एविडेंस। और अब क्योंकि हम उसको सेकेंडरी एविडेंस का दर्जा दे रहे हैं, तब जाकर के ये बात उठ रही है। बात की जाए अगर लॉ में चेंजेस करने की, तो लॉ में चेंजेस तभी आएंगे जब नॉर्मल हम जैसे लोगों की माइंडसेट में चेंजेस आएंगे। जब हम ये क्वेश्चन करने लग जाएंगे कि क्रिमिनोलॉजी या क्रिमिनल माइंडसेट कोई जेंडर बेस्ड सिचुएशन या जेंडर बेस्ड साइकोलॉजी नहीं है, ये किसी के भी साथ हो सकता है। दिस इज जस्ट लाइक अ बिहेवियर। ठीक है, जैसे हम सबका स्वभाव है वैसे ही क्रिमिनल माइंडसेट भी किसी का भी हो सकता है, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, इवन बच्चे भी फॉर दैट मैटर, है ना। अब बात करती हूँ मैं कानून की। तो कानून में हमारे आर्टिकल्स में लिखा गया है, स्पेशली आर्टिकल 15 में, जिसमें कहा गया है कि महिलाओं के लिए हमें स्टेट को पूरी फ्रीडम है लॉ बनाने की। दैट मीन्स इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ ऑल्सो स्टेट्स दैट इट देर इज नो नथिंग रॉन्ग इन मेकिंग लॉ फॉर मेन एज वेल, जो हम बहुत ही कन्वीनियंटली भूल जाते हैं। एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द माइंडसेट कि जैसे डायलॉग बनता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, इसकी वजह से हमारे कानून भी नहीं है, और ये कानून बनाने वाले भी सैडली, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जैसे भी कहें, पुरुष ही हैं। तो सबसे पहले पुरुषों की माइंडसेट में बदलाव लाना पड़ेगा, दैट यू आर नॉट अ विक्टिम, आई मीन यू आर नॉट समबडी हु कैन ओनली एट्रोसाइज, बट यू कैन ऑल्सो बी समबडी हु इज अ विक्टिम। तो यहाँ पे इस बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। आई होप मेरी आवाज़ सबको आ रही है, बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग, तो शायद मेरी आवाज़ जी, क्लियर नहीं होगी। आ रही है, कृपा आ जी। रही है। ओके जी, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप जब किसी क्रिमिनल को देखें तो उसका जेंडर मत देखिए, उसको उस बेसिस पे बिल्कुल पैरामीटर के साथ मत देखिए कि ये पुरुष है तो ये ऐसे ही करेगा और महिला है तो ऐसे नहीं करेगी। महिलाओं में सूचना सेठ का नाम बहुत रिसेंटली ऐड हुआ है, जिन्होंने अपने बच्चे का मर्डर कर दिया था गोवा में, जो बैंगलोर की को फाउंडर थी, एआई टेक कंपनी की ओनर भी थी वो। उसी के साथ मैं कुछ हाइलाइटेड केसेस कहूंगी गावित बहनों के, जिन्होंने अपनी मम्मी के साथ मिलकर 55 बच्चों की बच्चों को किडनैप करके उनको मार दिया था। उसकी एक पूरी डॉक्यूमेंट्री है Z5 पे, पोशंपा करके। उनको कैपिटल पनिशमेंट दी गई है एज पर द जजमेंट, बट उनको कैपिटल पनिशमेंट इन इम्प्लीमेंटेशन नहीं मिली है, उनको एग्जीक्यूट नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ महिलाएं हैं। सूचना सेठ भी आज बेल पे है क्योंकि वो एक महिला है। और साथ ही साथ शीना बोरा का केस, उनको तो अवार्ड भी मिल गया है मेरे ख्याल से। अभी रिसेंटली मैंने किसी पोस्ट पे देखा था कि उनको एक वुमन अचीवर्स अवार्ड मिला है। आई डोंट नो फॉर व्हाट, मे बी पता नहीं क्या है, बट शी इज ऑन बेल एंड शी इज एन अवार्डी नाउ। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सब के सब आ जाती है उस आर्टिकल 15 के ऊपर, 15 सब क्लॉज 3 पे, जहाँ पे प्रोविजंस ऑफ लॉ तो बनाए गए हैं वुमेन के लिए, पर हम कन्वीनियंटली पुरुषों को भूल रहे हैं। मैं ऑलमोस्ट 5 से 6 साल से पॉश प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस पे काम कर रही हूँ। डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन का भी मेरा जो पैशन है वो इसीलिए आया है क्योंकि कॉर्पोरेट्स जो है वो CSR एक्टिविटीज सारी महिलाओं के लिए करते हैं, पुरुषों के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। मेंस डे भी कोई सेलिब्रेट नहीं कर रहा है। तो मुझे ज़्यादा जो ज़रूरत लगती है आज की तारीख में, चाहे आप जजेस की बात कर लो, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लो, चाहे आप हम जैसे लोगों की बात कर लो, सोसाइटी की बात कर लो, इट ऑल बॉक्स डाउन टू कि हम पुरुषों को डिमोनाइज कर रहे हैं, हम पुरुषों को गलत समझ रहे हैं। हम हमेशा उनकी उनकी प्राइमा फेसी एविडेंस पे नहीं जाते, उनके कहने पे नहीं जाते, हम जो सामने वाली महिला है उसकी बात पे जाते हैं। एंड दैट्स द मेजर चैलेंज मेरे हिसाब से। मैं पॉश के केसेस में भी देखती हूँ जिसमें ये सिंपल सी बात कही गई है कि इफ अ वुमन फील्स अनकंफर्टेबल, हो सकता है कि मेरा आज का मूड ही खराब हो एंड उसकी वजह से मुझे किसी के कहने पे लग गया कि मैं सेक्सुअली हैरेस्ड हूँ, तो इस पे उस बेचारे की क्या गलती है? अच्छा, अब ये लॉ जेंडर न्यूट्रल भी है, मतलब ये कहता है कि वुमन कंप्लेन कर सकती है बट अगेंस्ट अ वुमन ऑल्सो। बट अल्टीमेटली सेक्सुअल हैरेसमेंट की जब बात आती है तो पुरुषों पे ही बात आती है कि हाँ भाई, तुम ही सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर वुमन का हो रहा है तो पुरुष ही कर रहा है। तो वुमन टू वुमन कंप्लेंट का कोई ब्यौरा नहीं दिया जाता, कुछ नहीं।
स्नेहा, आपकी आवाज रुक गई, बीच में ब्रेक भी हो रही है। बहुत ही अलग है। हेलो, अब आ रही है। आपको अभी आवाज आ रही है? हाँ, तो मैं कह रही थी कि नेशनल हेल्थ सर्वे की भी अगर बात करें, फैमिली हेल्थ सर्वे की भी बात करें, उसमें जब क्वेश्चंस आ रहे हैं, महिलाओं के लिए अलग क्वेश्चंस है, पुरुषों के अलग क्वेश्चंस है, और बात हम एक फैमिली यूनिट की कर रहे हैं, तो डेटा, एक्चुअल डेटा कहाँ से आएगा? एनसीआरबी के डेटा में फीमेल फीटिसाइड के बारे में बात कर रहे हैं, मगर उस फीमेल फीटिसाइड में कोई ये नहीं बता रहा है कि आउट ऑफ वेडलॉक कितने अबॉर्शंस हुए हैं, आउट ऑफ मेडिकल टर्मिनेशंस कितने हुए हैं। कोई ये नहीं बता रहा है कि फीटिसाइड्स में कितने मेल्स और कितने फीमेल्स थे। ये सारी सेग्रीगेशन तो है ही नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि जब तक इन सारी चीज़ों में चेंजेस नहीं आएंगे, एक माइंडसेट पे चेंज नहीं आएगा, तब तक पुरुषों के लिए कुछ भी हो पाएगा। बट आई एम वेरी थैंकफुल टू फोरम्स लाइक यू, जहाँ पर हम इस बारे में बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अवेयरनेस की बात करने में सक्षम हो रहे हैं। एक छोटा सा सॉरी एक छोटा सा इनिशिएटिव मेरा और मेरी मेंटोर डॉक्टर चीनू अग्रवाल का भी है, जिसमें ज्योति दीदी भी हैं, इट्स कॉल्ड फीलिंग माइंड्स मेन मेंटल हेल्थ फोरम। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मेन की मेंटल हेल्थ पे भी जो भी असर पड़ता है ड्यू टू केसेस, ड्यू टू एनी अदर इश्यूज, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। लीगल एड तो जब तक लॉ चेंज नहीं होगा तब तक हम डिफेंसिव ही हो सकते हैं, हम कभी भी एक पिटिशनर नहीं बन सकते, बट मेंटल हेल्थ वेल बीइंग के लिए हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से, कि माइंडसेट चेंज करना है, मेल साइकोलॉजी पे काम करना है, और फिर लॉ पे आना है। दैट्स ऑल आई हैव टू से। थैंक यू सो जी मच सर। हाँ, थैंक यू स्नेहा जी। नम्रता जी जुड़ी हैं? नम्रता जी, नम्रता जी, मेरी आवाज आ रही है? आप सभी को नमस्कार करती हूँ, जी प्रणाम करती हूँ। जी, मैं खास तौर से कृपा शंकर सर जी को, जिन्होंने मुझे इस पैनल में बोलने का मौका दिया, और हमेशा ही हम उनके मार्गदर्शन में ही निरंतर सीसीएफ के विभिन्न गतिविधियों में अग्रसर रहे हैं। जैसा कि आप सभी का विगत है कि आज हम सब इस पैनल के जरिए संरक्षण से अभियोजन तक दुरुपयोग किए गए पारिवारिक कानूनों में सुधार विषय पे एक चर्चा करने के लिए इस पैनल में एकत्रित हुए हैं। मैं सबसे पहले तो स्वर्गीय इंजीनियर अतुल सुभाष जी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, जिनके मामले के संदर्भ में ये विषय रखा गया है। कहीं ना कहीं उनको न्याय नहीं मिल पाया, साथ ही उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है जो कि गलत है, या न्याय व्यवस्था उन पर हावी हुई है। मगर फिर भी मैं स्वर्गीय अतुल सुभाष जी, जो कि हमारे बीच आज नहीं है, या उनके जैसे अन्य पुरुषों से कहना चाहूंगी कि उनके साथ जो हुआ है वो गलत है, पर उन्होंने जो किया वो सही नहीं है। 84 लाख योनियों, पूरे 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कहीं जाकर हम मानव जन्म को प्राप्त करते हैं। उसे ऐसे नष्ट ना करें, आपका जीवन अनमोल है। ये कोई विकल्प नहीं है न्याय पाने का या न्याय हासिल करने का। स्वयं से उलझना संघर्ष है, दूसरों में उलझना व्यर्थ है। स्वर्गीय अतुल जी, आप 2-3 लाख दे करके अपने बच्चे की एक झलक देख सकते थे, परंतु उस बच्चे का क्या जो बड़ा होकर 3 करोड़ भी देगा, फिर भी आपकी एक झलक को तरसेगा, एक झलक नहीं देख पाएगा, जिंदगी भर नहीं देख पाएगा। आप दोनों की लड़ाई में बच्चे का गौरवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार और वात्सल्य का अधिकार तो जाता रहा ना, तो यहाँ बच्चे के साथ बहुत ही गलत हुआ है। ये मुझे सही नहीं लगता, ये मेरी राय है। अभियोजन में जो कानून का दुरुपयोग हुआ है उसके लिए कहना चाहूंगी कि मैं स्वयं अधिवक्ता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अधिवक्ताओं के पक्ष में ही बोलूंगी। अधिवक्ता भी 2 प्रकार के होते हैं। एक वे होते हैं जो अपनी रोजी रोटी जीवन निर्वाह के लिए नैतिकता के दायरे में रहकर केस फाइल करते हैं, जबकि इसके विपरीत एक वह भी अधिवक्ता होता है जो केवल पैसा कमाना ही अपना व्यवसाय समझता है। जबरन मामले बनाना व फाइलिंग करना ही उनका उद्देश्य होता है, जो कि सही नहीं लगता मुझे एक हद तक। अब रही बात भरण पोषण कानून के संबंध में जो दिशा निर्देश है उसके बारे में कहूंगी कि भरण पोषण कानून का प्राथमिक उद्देश्य तो सामाजिक न्याय प्रदान करना है और महिलाओं और बच्चों को अभाव और आवारागर्दी में पड़ने से बचाना है। यही है भरण पोषण। सर्वोच्च न्यायालय ने भरण पोषण के मामले में निर्णय लेने में एक रूपता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ये जो दिशा निर्देश जो है तैयार किए, जिसमें अतिव्यापी अधिकार क्षेत्र, अंतरिम भरण पोषण का भुगतान, भरण पोषण की मात्रा निर्धारित करने के मापदंड
और आदेशों का प्रवर्तन शामिल है। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा भरण पोषण के प्रकरण में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। फिर भी लड़कियां अपना गलत शपथ पत्र प्रस्तुत करती हैं। यदि इनके द्वारा जो लड़के हैं, विपरीत पक्ष हैं, उनके माध्यम से अगर यह सिद्ध भी कर दिया जाता है कि मतलब मेरे पास समथिंग दस्तावेज है, फिर भी कभी-कभी कहीं-कहीं पर माननीय प्रधान न्यायाधीश द्वारा सिर्फ लड़कियों के पक्ष में मनमाना आदेश पारित कर दिया जाता है। अंतरिम भरण पोषण की राशि के आदेश कर दिया जाता है, जो कि हमारे लिए बड़ी विडंबना है। इन्हीं मनमाने निर्णयों के कारण लड़कों का न्याय व्यवस्था से विश्वास खत्म होता गया। अतुल सुभाष जी के केस के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिसंबर 2024 को 498 ए के झूठे मामले पर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें 498 ए के अंतर्गत प्रताड़ना को मृत्यु, आत्महत्या व गंभीर क्षति होने पर ही मान्य किया जाएगा, यह गाइडलाइन दिया गया है। और यह जो गाइडलाइन है ना, वो लक्ष्मी नारायण और अन्य वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना मामले के रेफरेंस में जारी किया गया है। अब रही बात पारिवारिक जो कानून है, उसमें जो हमारा दुरुपयोग हो रहा है, उसमें क्या सुधार होना चाहिए, इसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि पूरे देश में 71% पुरुष वर्ग जो है आत्महत्या करते हैं, जिनमें से घरेलू हिंसा से प्रताड़ित पुरुष महिलाओं की अपेक्षा 2.5 गुना अधिक हैं। अतः पारिवारिक कानूनों में सुधार अत्यंत ही आवश्यक है। इसी के अंतर्गत मैं कुछ बिंदु है जो रखना चाहूंगी, जो लागू होना चाहिए, मुझे लगता है वह है न्यायाधीश विवेकाधिकार। संविधान के अनुच्छेद 142 एक अनूठा प्रावधान है जो सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए कोई भी आवश्यक आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करता है। उसी प्रकार दूसरा बिंदु मैं यह रखना चाहूंगी, सामाजिक न्याय का मतलब जो अपने को एक सामाजिक न्याय होना चाहिए है, तो वो होना चाहिए। सामाजिक न्याय का मतलब एक ऐसे न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना है जहां सामाजिक आर्थिक विषमताएं कम हो। सामाजिक न्याय का मकसद राज्य के सभी नागरिकों को सामाजिक समानता देना है, सभी को समान अधिकार अवसर देना है और समान व्यवहार मिलना है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में भारत के संविधान में सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए भाग 3 में मौलिक अधिकार को रखा गया है और इसी के साथ ही संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सामाजिक न्याय की व्यवस्था की गई है। अब इसी के तारतम्य में मैं तीसरा बिंदु ये रखना चाहूंगी कि नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत लागू होना चाहिए। ये नैतिक न्याय के सिद्धांत का क्या मकसद है? प्रशासनिक और कानूनी कामों में निष्पक्ष और न्याय संगत फैसले लेना सुनिश्चित करना। उक्त बातों को लागू कर न्याय व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है। कहीं ना कहीं न्यायिक प्रणाली में तो चूक हुई है। साथ ही मुझे लगता है कि हमारी वैवाहिक प्रणाली में भी कुछ सुधार की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक न्याय निर्णय ऐसा भी होना चाहिए कि कोई कपल यदि शादी ब्याह करते हैं, उसके साथ या उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, परंतु विवाह के पहले ही दोनों पक्ष से एक ऐसा शपथ पत्र करवाना चाहिए कि वे एक दूसरे से किसी भी प्रकार की दहेज, कीमती वस्तु, उपहार या संपत्ति की न मांग करें, ना ही लेन देन करें। शादी के फलस्वरूप जो भी बच्चे का जन्म होता है, उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी दोनों पक्ष की होगी। लड़की यदि सक्षम है, पढ़ी लिखी है, तो किसी कारण से यदि वह न्यायालय जाती है या जाना पड़ता है, तो जितने में जीवन यापन हो सके उतने ही भरण पोषण की मांग करेगी। इससे यह सुधार होगा कि न्यायालय में अनावश्यक भरण पोषण, दहेज कानूनों व घरेलू हिंसा से संबंधित मामले कम होंगे और परिवार टूटने से बचेंगे। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने गुजारे भत्ते पर सख्त एक बड़ी टिप्पणी की है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने कहा कि हिंदुओं में विवाह एक पवित्र संस्कार है, कारोबार नहीं। गुजारे भत्ते का उद्देश्य पति से जबरन वसूली करना या उसे जेल भेजना नहीं है। एक सुधार यह भी होना चाहिए कि देश की संसद को पुरुष आयोग का गठन करना चाहिए।
इन्हीं सुधारों में एक सुधार मुझे ये भी लगता है कि पारिवारिक कानूनों में अलग अलग जो बटे हुए हैं, जो अलग अलग हिस्से में हैं, उन्हें एक ही धागे में पिरोया जाए। उसके लिए एक विशेष सेल का गठन किया जाए जो विशेष तरीके से इसकी जांच और सुनवाई करे। जैसा कि मैंने कहा कि न्यायाधीश स्वविवेकाधिकार, उसमें एक पॉइंट मैं और रखना चाहूंगी कि जब अपन फाइलिंग करता है कोई भी एडवोकेट किसी भी पीड़िता के पक्ष में, तो जो माननीय न्यायाधीश महोदय हैं, उनको ये पावर है विवेकाधिकार से कि वो पुलिस से जब वो अपनी डायरी प्रस्तुत करता है, जब वह चार्जशीट प्रस्तुत करता है, जब आरोप तय किए जाते हैं, तो वो उसका एक विशेष जांच करवाए और पुलिस से एक प्रतिवेदन मंगाए, जिससे कि न्याय व्यवस्था में बहुत ही कड़ी सुधार आने की संभावना है। अंत में मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि सभी महिलाएं गलत नहीं होती और ना ही सभी पुरुष गलत होते हैं। जहाँ कैकेयी व मंथरा है, वहां सीता भी है। जहाँ रावण है, वहां राम व विभीषण भी है। न्याय सबके लिए समान है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, दोनों को न्याय मिलना ही चाहिए। जो अपराधी है उसे सजा मिलनी ही चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। जहाँ कुत्तों की भी सुनी जाती है, अरे जहाँ कुत्तों की भी सुनी जाती है, वहां पुरुषों की क्यों नहीं सुनी जाती? अरे जी जनाब, मर्द को भी दर्द होता है। हाँ, मर्द को भी दर्द होता है। घाव गहरा था बहुत पर दिखता न था। घाव गहरा था बहुत पर दिखता न था। दिल भी बहुत दुखता था पर कोई समझता न था। बाद में सब कहते तो हैं कि मुझसे कह सकता था, पर जब कहना चाहा तो कोई सुनता न था, कोई सुनता न था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद नम्रता जी। इस बीच हमारे स्पीकर डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा भी जुड़ गए हैं। भाई साहब, आपका भी स्वागत है। अनिल जी, भाई साहब को को-होस्ट बना दीजिएगा, नहीं तो अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। ग्रांटेड। तो जी, तो हमने आज हमारे 3 इम्पोर्टेंट पैनलिस्ट को सुना और अब आज जो कंक्लूडिंग सेशन के लिए हम जिनकी तरफ चलते हैं, एडवोकेट मोनिका जी जयपुर राजस्थान से आज हमारे पैनल में मुंबई, लखनऊ, छत्तीसगढ़ और अब राजस्थान से मोनिका जी हैं। मोनिका जी लगभग 22 वर्षों से जेंडर इक्वलिटी पे काम कर रही हैं। इनके पुरुषों के लेके अधिकारों के बारे में काम लगातार कर रही हैं। She is an integrated NLP practitioner and a master's in HR and personal management. Monica ji, recognized with the passing need of a shed light on the often neglected issues. She firmly believes that in the pursuit of gender equality, both genders must be treated equally. बहुत लंबा कैरियर है मैडम का, बहुत काफी केसेस हैंडल भी करती हैं। आज का जो हमारा विषय है मिस यूज ऑफ फैमिली लॉ, मोनिका मैम से निवेदन करूंगा कि इस पर अपनी बात रखें। सबको मेरी नमस्ते एंड बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कृपा शंकर जी कि मुझे आज आपने मैम अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ, एक मिनट जी। ओके। तो सबको बहुत बहुत नमस्ते और डॉक्टर कृपा शंकर जी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आज ये मौका देने के लिए और मेरे विचार व्यक्त करने के लिए। सिर्फ एक करेक्शन है मेरे प्रोफाइल में। मैं पिछले 22-23 वर्ष जो थे वो मेरे कॉर्पोरेट करियर के थे, जिसमें मैंने हिंदुस्तान में एयरटेल और काफी बड़ी कंपनियों के साथ और विदेश में भी काम किया। और मैंने एलएलबी हाल ही में करी और एलएलबी करने के पीछे कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि ऐसा मुझे कुछ करना है, पर एक वाक्य ने मुझे इस सब्जेक्ट के इतना नजदीक लाया 2018 में कि उसके ऊपर मैंने 498 पर पढ़ना शुरू किया और शायद मैं आज तक पढ़ रही हूँ। और मतलब ये एक वाकया वैसा था कि जहां पर किसी 55 साल के व्यक्ति के ऊपर 498A लगी थी और वहां से मुझे पता चला कि ऐसे बहुत सारे मेंस एनजीओज हैं हमारे इंडिया में जो उनको असिस्ट करते हैं और हेल्प करते हैं। क्योंकि उस दिन तक तो मैं बहुत ऑनेस्टली कहूंगी कि मैं भी एक टिपिकल वैसी ही लेडी थी जो ये मान करके चलती थी कि मेन आर रॉन्ग। मुझे ऐसा लगता था, ठीक है। मैं इसको स्वीकार करने में बिल्कुल नहीं झिझकूंगी कि मैं एक बड़ी एरोगेंट और एक टिपिकल फेमिनिस्ट जिसको कहेंगे मैं वो थी।
पर उस वाकये ने मेरी इतनी सोच बदली। और मैं जिसको कहते हैं ना कि मैंने LLB करी थी कि सिर्फ आपने जब मैं रिटायर होंगी या बाहर नौकरी करना छोड़ूंगी तो कहीं पे कोई लीगल कंसल्टेंसी ऐसा कुछ काम इसी फील्ड में कॉर्पोरेट में करूंगी। पर जब से फिर मैं इसमें कूदी और इसमें पढ़ना शुरू किया, रिसर्च करी, और जब हकीकत का मतलब आंकड़े देखे, सब चीजें देखी समझी, तो वहां से लोगों ने मुझे मतलब लोग मुझसे जुड़ते गए और लोगों ने मुझे आज एक पैशनेट एडवोकेट बना दिया। देखिए, मुझे ना तो इस प्रोफेशन से बहुत पैसे कमाने हैं और ना ही मैं ऐसी किसी लालसा से जो है कोर्ट में जाती हूँ। मैं सिर्फ, पहली बात तो मेरे पास सिर्फ पुरुषों के केसेस होते हैं, मैं लड़कियों के केसेस लेती ही नहीं हूँ, बिकॉज मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं अपना क्वालिटी और कीमती समय वो झूठ सच की कहानी में निकालूं। बिकॉज मुझे अब बहुत अच्छे से पता है, मैं एक कहानी को पढ़ करके बता देती हूँ कि इसमें कितना प्रतिशत सच होगा, जो कि 1% भी नहीं निकलता है। और वो गई भी अपनी मर्जी से होती है, सब कुछ अपनी मर्जी से करा होता है। सबकी वही एक स्टैंडर्ड लाइन है, मुझे बिना खाना दिए रात में पहने हुए कपड़े में निकाल दिया। अरे भाई, तो जब तुम कोर्ट आ रही हो तो उस दिन तो तुमने लाली, बिंदी, लिपस्टिक सब करी है और iPhone 14 भी लाके बाहर तुम कोर्ट के बाहर सेल्फी खींचती हो, अंदर तुम जो है कटोरा लेके एक प्रोफेशनल बेगर, पढ़ी लिखी लड़की जो है भीख मांगती है। मतलब मुझे सच कहूं तो बड़ी शर्म आती है जब मैं पढ़ी लिखी लड़कियों को इस तरह से इतनी ग्रीडी बन करके कोर्ट में इस तरह से देखती हूँ। आई फील वेरी अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ बींग अ वुमेन। बट समझाने का प्रयास तो देखिए किसको करें, समझाने का प्रयास तो उसको करें जो समझना चाहिए। तो बहस के आगे बीन बजाने वाली बात है। तो एक तो ये चीज जो है, और मैं इसीलिए बहुत लोगों के लिए मुझे बहुत अब्यूजिव वर्ड्स में मुझे एड्रेस किया जाता है, बहुत गंदी गंदी गालियां देते हैं, फोन करके महिलाएं बोलती हैं। बट ठीक है, अब नाउ आई हैव बिकम, शुरुआत में मुझे थोड़ा सा सेटबैक लगा और आई एक्चुअली क्राइड वंस और ट्वाइस, बट नाउ आई हैव बिकम वेरी थिक स्किन, क्योंकि मुझे समझ में आ गया और मुझे ये पता है सही क्या है और गलत क्या है। तो आज की डेट में इस वाक्य से अब मैंने वही बताया कि आज की डेट में जितनी जरूरत एक महिला को किसी भी कानून की थी या है, हम कभी नहीं कह रहे कि कानून गलत थे, कानून सही थे, उस समय उसकी जरूरत थी। हम कहते हैं आज भी है जरूरत। रूरल एरियाज को अगर हम देखें, देयर आर वुमेन हु आर रियली सफरिंग, वो कभी कोर्ट तक ना तो जाती हैं और वो सिर्फ ये कहती है कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे इस रिश्ते में रहना ही नहीं है। पर जो ये अर्बन, सेमी अर्बन और थोड़ी जो मेट्रोस की पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, इन्हें तो दरअसल रहना भी नहीं है और इन्हें तो कुछ करना भी नहीं है, क्योंकि इन्हें दरअसल तो शादी निभानी ही नहीं है। इन्हें तो सिर्फ पति से खर्चा चाहिए और खुद ही अपनी अय्याशी पूरी करेंगी। आई एम वेरी सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट दिस इज हाउ आई एम वेरी सॉरी टू यूज दिस वर्ड। तो और इस पूरी कहानी में अगर गलती, और इन लोगों का मैंने जितना रीड किया है, बाकी सब लोग मुझसे ज्यादा इस फील्ड में, ज्योति जी हैं, नम्रता जी हैं और लोग हैं, बड़े सीजन्ड हैं और आप लोगों ने मुझसे ज्यादा समय इसमें दिया है। बट मैंने ये ऑब्जर्व किया है इंडिया में कि शादी के बाद ये लोग तुरंत बच्चा प्लान करेंगी, क्योंकि इन्हें ये तो समझ में आ गया है कि यही उस खजाने की चाबी है और तुर्फ का पत्ता है, इसको मैं फेंकूंगी और इसको अपने हिसाब से मोल्ड करूंगी। अब अतुल सुभाष का केस भी हमें यही दर्शाता है कि कितना वो बंदा, मतलब ये जो उन्होंने किया वो कोई बहुत साहसी बात तो नहीं थी, ना ही मैं उसके कभी फेवर में हूं जो भी उन्होंने किया। बहरहाल आप ये समझिए कि कितना टूट गया होगा वो अंदर से। ऐसा नहीं है कि लोगों के पास नहीं गया होगा, उसने बात नहीं करी होगी, मदद मांगी नहीं होगी, हम कहते हैं मदद मिली भी होगी, और पर उसका सिस्टम से भरोसा उठ गया था। तो हमें जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो है जुडिशियल रिफॉर्म्स की, क्योंकि हमारी जुडिशरी जो बैठती है ना, वो इस माइंडसेट से ही बैठती है कि लड़का है, इसने कुछ किया ही होगा। और उनका एक ही सबसे बड़ा पैरोगेटिव रहता है जो मैंने ऑब्जर्व किया है फैमिली कोर्ट्स में, कि किसी भी हाल में, डिस्पाइट ऑफ व्हाटएवर द फैक्ट्स में भी, सब कुछ दिख रहा है, लड़का इनोसेंट है, सब चीजें क्लियर है, लड़की को रिलीफ देना है, वो भले 2000 की हो, 500 की हो, तो 3000 की हो। मेरे पास एक मैटर है जिसमें कि लड़की लड़के से ज्यादा कमा रही है, दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, बैंक मैनेजर्स हैं, लड़के की सैलरी कम है, बावजूद उसके भी कोर्ट ने अब
रजनीश वर्सेस नेहा की हम सारे पॉइंटर्स रख रहे हैं, उस पर हम आर्ग्यू कर रहे हैं, हम सारी बात रख रहे हैं। अच्छा, 3 साल से लड़की अपना जो है डॉक्यूमेंट्स फर्निश नहीं करी, जबकि उसकी गाइडलाइन ये कहती है कि जब पिटिशनर पिटिशन फाइल करेगा तो उसके साथ में उसको अपना ITR, बाकी सारे कागज, इफ सैलरीड है तो सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग हैज टू बी देयर, और तभी पिटिशन फाइल हो। बट नहीं साहब, यहाँ पर ले ली जाती है। अब ये कमी है उन जजेस की जो ऐसी पिटिशंस को अलाउ करते हैं। यदि ये वहां पर उसको अलाउ ना करे तो काफी समय जुडिशरी का भी बचेगा, जो समय बर्बाद नहीं होगा। और आप लड़के को तो अल्टीमेटम देते हैं कि 30 दिन के अंदर तुम्हें 4 सप्ताह के अंदर लेकर आनी है, पर आप वहां पर जो है एक चांस, व्हाट डू यू मीन बाय एक चांस? तो कहने का मतलब है कि कोर्ट्स में भी हमें काफी सुनना पड़ता है, और काफी मतलब कहते हैं ना कि जजेस भी हमें बड़ा लताड़ देते हैं जब हम लोग आर्ग्यू करते हैं, बट दैट्स परफेक्टली ऑलराइट। देखिए, किसी को तो सही के साथ खड़ा होना है, तो हम उसके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे जब तक हमारे बस में है, और जरूर करेंगे। तो अब कहने का मतलब है कि उसके बाद ये जो मैं आपको किस्सा बता रही थी कि आप लड़की को खुश कर रहे हैं, फॉर व्हाट? क्यों? जब आप देख रहे हैं कि उसकी सैलरी कम से कम 25 से 30 हजार ज्यादा है, तो आप 3 हजार वहीं के वहीं, अब आप समय बर्बाद कर रहे हैं। अब लड़का फिर अपील में जा रहा है। देखिए, वो तो न्याय के लिए ऊपर जाएगा ही जाएगा, उसकी कहाँ गलती है, वो अपील में जा रहा है। सो अल्टीमेटली इस पूरे प्रोसीजर में 6 महीने और बीत गए। तो कहने का मतलब है, जहां हमारे ऊपर, हमारी कोर्ट्स के ऊपर 5.5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है, तो जुडिशरी को भी ये चीज देखना चाहिए कि किस तरीके से हम इस प्रोसेस को एक्सपीडियाइट करें, ताकि दोनों ही का, पिटिशनर का और जो सामने एक्यूज्ड है या रिस्पोंडेंट है, उसका समय जो है कम वेस्ट हो और जस्टिस की तरफ हम जल्दी जाए। अब जैसे कि मैट्रिमोनियल मैटर्स हैं, मैं हमेशा देखिए सबको, क्लाइंट्स को अपने कहती हूँ कि इसमें कोई हार या जीत नहीं है। देयर इज नथिंग विनिंग एंड लूजिंग, इट इज अबाउट कि एलिगेशंस हैं, आप बताओगे कि आप अब अक्विटल भी करते हैं तो कितने आर्म ट्विस्टेड जो है इनके जजमेंट्स होते हैं। भाई, लड़की के पास सबूत ही नहीं है। सबूत इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं है, तो आप सीधा सीधा क्यों नहीं बिल्कुल लिखते हैं कि भाई बिकॉज एविडेंस नहीं थे, या जो भी था, या ऐसे झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करेगा व्हाटसोएवर, और प्रोसिक्यूट क्यों नहीं करते? पहले तो पुलिस नहीं FIR लगाती। मैंने कितने पुलिस वालों से स्टेज पर आर्ग्यूमेंट करी है, वो कहते हैं मैडम अगर हम यहाँ पर FIR लगा देंगे ना, तो लड़की मजिस्ट्रेट के सामने ड्रामा करेगी, फिर वो दूसरे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास जाएगी, और वहां से फिर से ये फाइल आएगी। और दरअसल क्या है कि पुलिस कोई भी ओनरशिप लेना ही नहीं चाहता, पुलिस महकमा भी वैसा ही है। उनको पता है कि अगर वो लोग FIR लगाएंगे तो आज उनका ऊपर वाला भी उनको पूछेगा क्यों लगा रहे हो, और उसके बाद उनको 211 में लड़की को प्रोसिक्यूट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप पब्लिक सर्वेंट को झूठे गवाही, झूठे साक्ष्य देते, साक्ष्य तो खैर कभी ये देती ही नहीं है क्योंकि इनके पास होते ही नहीं है साक्ष्य, तो मैंने कहीं देखे ही नहीं, बस ये कहानियां होती हैं। तो कहने का मतलब है कि जैसे अभी नम्रता जी ने कहा और स्नेहा जी ने कहा कि जब चार्जशीट पेश होती है, उस लेवल पर जज को इसको बड़े अच्छे से क्रॉस चेक करना चाहिए, पुलिस को बुला के, या फिर एक जिसको कहते हैं ना 3 या 4 दिन का विंडो देकर, एक दूसरे आईओ को देकर कि भाई तुम्हारी इस पर क्या ओपिनियन। जैसे हम नॉर्मली डॉक्टर्स के केस में, हमारे घर में कोई परेशानी होती है तो हम 2 डॉक्टर्स 3 डॉक्टर्स से ओपिनियन लेते हैं ना, तो ऐसे इसमें एक तीसरे या दूसरे आईओ से ओपिनियन लेने में कुछ नहीं जाता, तो वहीं के वहीं इसको रोका जा सकता है, जिससे कि ये ट्रायल का प्रोसीजर ही कुछ कम हो जाए और कोर्ट पे बर्डन कम हो जाए। अब रही बात बच्चों की, मैंने पहले भी कहा है, मैं आज फिर दोहराऊंगी इस बात को कि इस देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता कि एक बच्चा अपने पिता को मिलने के लिए कचहरी जाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। और एक पिता मेहमान बन जाता है। आई हैव सीन मेन क्राइंग, रोए हैं बिलक के कि बेटा मेरे को अंकल बोल रहा था। अब आप सोचे, अगर यही बात वो माँ को आंटी कह दे, और बिना जाने समझे हमारी कोर्ट्स इतनी दोगली, आई एम सॉरी टू से अगेन एंड अगेन, कि आप मदर को कस्टडी बांट रहे हैं, दे रहे हैं। मदर कर क्या रही है? बच्चा नानी के पास, नाना के पास है, वो खुद सीनियर सिटीजन है, वो खुद को नहीं ठीक से देख पाते, आप चलेगी मैडम नौकरी करने के लिए या व्हाटसोएवर, और बच्चे को जो है अब ना तो उसको माँ का ही प्यार मिल रहा है, और पिता से तो आपने वंचित ही कर दिया। हर हाल में हमारे कोर्ट्स को ये मानना, जिससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि एक माँ जो है बच्चे की वेल विशर,
वो समय गया। जैसे अभी सबने कहा ना कि मंदोदरी भी थी, सीता भी थी और कहीं भी थी, बहुत सारी महिलाएं थी, बट अब सूचना सेठ और ऐसे कई एग्जाम्पल्स, इस समय एग्जाम्पल्स नहीं है, ये लाइव केसेस हैं जहां महिलाओं ने अपने स्वार्थ, अपने अवैध संबंधों के चलते बच्चों को मारा है, छोटे छोटे बच्चों को मारा है। तो क्या ये किस्से हमारी जुडिशरी तक नहीं पहुंचते? बिल्कुल पहुंचते हैं। पर इसीलिए मेरा इसको मैं समराइज करते वक्त यही कहूंगी कि हमें जुडिशियल रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, जहां हम सब एक होकर के ये बोलते हैं कि एक मेन कमीशन हो, देयर शुड बी अ विंडो वेयर मेन शुड बी हर्ड विदाउट बीइंग जज्ड। वहां पर मुझे लगता है, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विल अग्री कि हमें जुडिशियल रिफॉर्म्स के ऊपर भी उतना ही हमको जिसको कहना चाहिए दबाव बनाकर, क्योंकि ये अगर जुडिशरी से हारा नहीं होता तो ये अतुल सुभाष नहीं गया होता, और ऐसे बहुत अतुल सुभाष गए हैं और उसके बाद फिर जा चुके हैं। सो वी नीड जुडिशियल रिफॉर्म्स। मैं अपना खुद का उदाहरण दूंगी कि मैं किसी अपने ब्रदर के केस में आई वॉज नॉट रिप्रेजेंटिंग हिम, मैं कोर्ट में गई, जज साहब ने मुझे डांट कर लताड़ कर 2 बार ऐसे निकाला, लिटरली उन्होंने कहा बुलाइए बुलाइए इनको, पकड़ के बाहर निकालिए। अरे पकड़ के क्या, मुझे हाथ उठवा के निकलवाएंगे क्या बाहर, पकड़ के क्या? तो मतलब हमें मैं तो बहुत देर से इस फिराक में हूं कि मैं ऐसे जजेस के खिलाफ कहीं ना कहीं लिखना शुरू करूं। लेट इट भी, ज्यादा ज्यादा क्या करेंगे, हमारे लिए कंटेम्प्ट बनाएंगे, हमारे लाइसेंस कैंसिल कराएंगे, इससे ज्यादा क्या कराएंगे। बट वी नीड टू बी वेरी यूनाइटेड टू काउंटर दीज काइंड ऑफ जजेस, स्पेशली द जजेस हु आर सिटिंग इन फैमिली कोर्ट्स। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मोनिका जी। हमारे चारे पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी बातें बताई। इसमें आज मुझे लगता है कि एड्रेस करने की जरूरत है। अध्यक्ष जी की तरफ चलो। अध्यक्ष जी उद्बोधन से पहले, शायद इसी सबब से है बेताबियां मेरी, शायद इसी सबब से है बेताबियां मेरी, परखा बहुत गया मुझे समझा नहीं गया। मुझे लगता है हमें समझने की आवश्यकता है कि देश में वास्तव में चल क्या रहा है, इतने इसके पीछे की मंशा क्या। आपने जैसे बात की, इसी सिलसिले में एक बार मैं मोनिका जी हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में है, उन्होंने एक बात बताई थी बहुत इस प्लेटफॉर्म पे, और उन्होंने भी कहा था कि एक महिला अपने ससुर के विरुद्ध प्रताड़ना का आरोप लगाती है 498 में, और बाद में चार्जेस फ्रेम करती है रेप की भी, और सुनवाई में वो ससुर के साथ ही आती है। तो उन्होंने पूछा आप किसके साथ आई हो, तो बोली मैं अपने ससुर के साथ आई हूँ। बोले मैं अपने ससुर पे अपने पिता से ज्यादा भरोसा करती हूँ। तो वो पूछती है कि FIR में ये सब चीजें कैसे आई, तो बोली वो तो एक के बाद एक लगा दी गई क्योंकि हमें अपना केस स्ट्रॉन्ग करना था। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, कहीं ना कहीं देखा जाना चाहिए। मैं हमारे अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि भाई साहब अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें, फिर हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलें। डॉक्टर साहब ओवर टू यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर कृपाशंकर जी। मुझे इस विषय में बहुत कुछ नहीं कहना है, केवल मैं सभी पैनलिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं देख रहा हूं कि पैनलिस्ट जिस तरह से अपने विषय को रख रहे थे, तो कई बार विषय रखना एक अलग बात होती है, लेकिन उसमें इन्वॉल्व हो जाना, जैसे बोलते हैं ये शब्द जो निकल रहे थे वो केवल नॉलेज नहीं थी, केवल गले से निकले नहीं, आत्मा से निकलने वाले शब्द थे। मैं बहुत देर से सबको सुन रहा था, तो वास्तव में ये विषय बहुत गंभीर है और इस पर गंभीरता से इसी तरह की एक लीगल वे में चिंतन और विचार होते रहना चाहिए। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग इसी तरह से इन विषयों को आगे बढ़ाते रहें। आदरणीय कृपाशंकर जी से निवेदन करता हूं कि आगे क्वेश्चन आए शुरू करें। जी भाई साहब धन्यवाद। डॉक्टर लक्ष्मण अपना प्रश्न रखें। अनिल जी थोड़ा आप देखिए, क्योंकि मेरे सिस्टम में दिख नहीं रहा किसने हैंड रेज किया है। जी डॉक्टर लक्ष्मण। हेलो ये जी डॉक्टर साहब, हाँ आ रही है, आपकी आवाज आ रही है जी। वीडियो तो बंद कर दिया, कैमरा आप तो बंद कर दिया आपकी तरफ से। हाँ चालू कर दीजिए कैमरा। यस। नमस्ते डॉक्टर कृपाशंकर जी, डॉक्टर राघवेंद्र जी, आई एम फ्रॉम त्रिपुरा। बहुत अच्छा तरीके से समझाया रिफॉर्म के बारे में। ये बात है जो आपने रखा है, मैन के लिए तो कमीशन जरूरी चाहिए। हमारा इधर त्रिपुरा में एक केस हुआ था, उसको एक वाइफ ने डिवोर्स का केस किया फैमिली कोर्ट में, लेकिन जज ने कुछ नहीं ही डिफॉल्ट किया, कुछ नहीं रॉन्ग पाया। उसको जज ने बोला वो हस्बैंड को ये महिला का हक है, महिला का राइट है, ये तुम्हारा साथ नहीं रहना चाहिए उसको। ये फिर वो मेल ने, वो फादर ने फिर केस किया तो अपर कोर्ट में। ये भी दूसरा कोर्ट में भी ये बताया तुम्हारा हक नहीं, तुम्हारा राइट नहीं है,
all laws in favor of our women. So there should be a man commission, I think. I must thank Monica madam, I must thank Namrata madam, Sneha madam, and Advocate Jyoti madam. The more than it is the recorded number. The yearly 1.5 lakh men are committing suicide. May not be that it is the justice. We don't expect these things. It will not inspire us, but to fight against this. One बात ने कहा, the psychological study should be there before giving the judgment. मोनिका मैडम बोला कि हमारा डॉक्टर के पास जो गया, हम 2 ओपिनियन 3 ओपिनियन ले सकते हैं, लेकिन इधर भी एक साइकोलॉजिस्ट रहना चाहिए before giving the judgment. I have seen after the judgment regarding the divorce case, many husbands they committed suicide. So before giving the final judgment regarding the divorce cases, the judges should think about the mental condition, about the behavioral condition, about the positive and negative trend of the concerning husband and wife. There should be, it should come under their consideration. So it is my request to all the judicial authority to think about this matter nowadays. Really, I thank Madam Monica madam. There are so many cases are there. Actually the offender the female, offender women, offender the wife. But unluckily, the men are going to be a victim. So it's my request to reform the judicial aspect. Thank you. ब्रिजेश जी ने हैंड रेज किया था शायद. ब्रिजेश जी. जी, सभी को प्रणाम. मैं सिवान बिहार से हूँ और मेरा एक सुझाव है कि जब भी कोई विवाह बंधन में बंधने के लिए 2 परिवार सहमति प्रदान करते हैं तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का प्रावधान होना चाहिए विवाह का. और रजिस्ट्रेशन के जस्ट पहले लड़की एफिडेविट दे कि हम दहेज नहीं दे रहे हैं और लड़का एफिडेविट दे कि हम दहेज नहीं ले रहे हैं, और वो उनके सर्टिफिकेट के साथ लगा हो कि इनका एफिडेविट नंबर फलाना है और कहीं से उसको चेक किया जा सके डिजिटल डोमेन में. और दूसरा चीज जो मोनिका मैडम ने कहा, एक अच्छा पक्ष उन्होंने रखा. मैं भी पिछले 20 साल से इस फील्ड में हूँ, फैमिली मैटर भी देखता हूँ. किसी भी चीज को हम इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं देख सकते. हर केस अपने आप में एक अलग अजूबा होता है. कहीं पे लड़की एक्सप्लॉइट कर रही है हस्बैंड को और कहीं पे हस्बैंड एक्सप्लॉइट कर रहा है अपने वाइफ को. तो और दूसरी तरफ हमारे जो न्यायालय हैं ओवर लोडेड है. एक छोटे जिले के लिए एक फैमिली कोर्ट है. तो ये भी एक बहुत बड़ा पक्ष है. हम अपने अंदर, हमसे तात्पर्य है हम एडवोकेट्स, पेशकार, पुलिस, पीओ किसी न किसी कारण से बेईमान है. हम सबको नहीं कह सकते, लेकिन हर स्टेक होल्डर अपना पक्ष ईमानदारी से नहीं निभा रहा है. बस इतना ही मेरा कहना है. जी. I also have a question, sir. जी. My question to all panelists: how do you think that how close you as a this lawyer fraternity that these laws are going to be amended? If you think that, do you think that these cannot be happen, or how close you are that the amendments are required and this can be happened? सर बहुत अच्छा चांस दिया था. BNS जब ये ला रहे थे भारतीय न्याय संहिता, I had a lot of hope with this government and that this was a very good chance to amend actually. बट इन्होंने क्या किया ना, खाली नाम चेंज कर दिया. वो बोलते हैं ना कि पुरानी बोतल में और वो नई मदिरा भर देना, वैसा किया. बट बहुत अच्छा चांस था. उसमें भी ये लोग BNS 69 लाए ये बोल करके कि सर्टन वो लिव इन वाले रिलेशनशिप्स खत्म हो जाएंगे. पर आप ये देखिए कि उसमें इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे लड़कों के ऊपर ही सवाल उठा दिए, और वो तो बड़ा ही खतरनाक टाइप का लॉ है. तो मुझे तो अमेंडमेंट, इसीलिए मैं कह रही हूँ, मुझे कानून पे अमेंडमेंट की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है. बीच में हम लोगों को ये प्लेटफॉर्म्स मुझे लगता है एज अ लॉयर बनाने पड़ेंगे जहां पर हम सही गाइडेंस दे सकें, और कुछ साइकोलॉजिस्ट भी हूँ
कृपाशंकर जी जानते हैं कि हम एक और ऐसे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जहाँ पे साथ में काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट हो, जो ये आपको जहाँ पर लड़के खुल के ऐसा हेल्पलाइन नंबर हो के फोन कर सकें कि ऐसे विचार आ रहे हैं, क्या करना चाहिए। तो ये मेरा जी, अच्छा सुझाव है। मोनिका मैम, आपको भी क्या लगता है कि अमेंडमेंट तो वास्तव में अमेंडमेंट लॉ में इतना आसान नहीं होता है, लेकिन एक पहल हुई है BNSS के माध्यम से, तो भविष्य में ये अगर हम आशावादी दृष्टिकोण रखें तो हो भी सकता है। लेकिन यस, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अमेंड एनी लॉ। एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है पार्लियामेंट के थ्रू किसी लॉ को अमेंड करने के लिए। पर एक बात जो ज्योति जी ने बताया, हम वो तो कर ही सकते हैं कि लॉयर्स के पैनल के थ्रू इस पे जागरूकता का काम कर सकें, हर शहर में इस विषय पर बातचीत करें और आवाज उठाई जाए। ये तो काम किया ही जा सकता है। जी देखिए, अगर 50% लॉयर्स भी सही रास्ते चलने लग गए, देखिए ये पिटीशन, ये जो कहानी बनाई जाती है, कंप्लेंट, ये भी तो हमारे जैसे वकील ही बनाते हैं। ये घर से तो होती नहीं है, वो तो सिर्फ ये कहती है जी परेशान करते हैं, है ना। वो कहते हैं अच्छा जी देखो जी अब बताएंगे, इनको सबको खींच देंगे, घुटने के बल आएंगे, ये लाइन होती है। आप तो मैडम टेंशन ही मत लो, है ना। तो अगर हम 50% हम लोग अपना काम सही से करने लगे तो आई थिंक काफी हद तक बचाव होगा। और सही को सही कहें, देखिए पैसे का लोभ अपनी जगह है और पैसे का लोभ का कोई अंत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो आपको फीस नहीं मिलेगी, फीस मिलेगी। आज की डेट में, मैंने पहले भी कहा है और मैं हमेशा अपने स्टेटस पर डालती हूँ, कहती हूँ कि अपने वकील से अपनी रक्षा करना भी एक बहुत बड़ा काम है आज की डेट में। कि वो आपके साथ कब क्या कर दे पता नहीं, तो उससे अपना बचाव करा लो, बाकी तो ठीक है। सो एक वकील का डर नहीं होना। देखिए, आज एक क्लाइंट को वकील के साथ डरना नहीं चाहिए। और आज की डेट में बेचारा छुट्टी ले रहा है, वकील के साथ जा रहा है, उसकी निगरानी कर रहा है कि भाई ये मुंह भी खोल रहा है, वहां जाके कुछ बोल भी रहा है कि नहीं बोल रहा, और जो बात हुई थी उस वही बोल रहा है या उसका कुछ और बता के बोल रहा है। तो बनाने वाले भी वकील हैं और बिगाड़ने वाले भी वकील हैं। तो अगर हम 50% लोग अपना काम ईमानदारी से करें तो आई थिंक काफी हद तक हम इस जो आग फैल रही है इसको रोक सकते हैं। जी, स्नेहा जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी सर, मैं वही मोनिका जी और ज्योति दीदी की बात से सहमत हूँ। और साथ में मुझे ये भी लगता है, लॉ में एक कॉन्सेप्ट होता है लीगल एड का, है ना। तो वहाँ उधर हमें ऐसे लॉयर्स बिठाने चाहिए जो कि काफ़ी जेंडर न्यूट्रल एस्पेक्ट से बात करें। और पुरुषों को ना ज़्यादातर PIP केसेस लड़ने चाहिए, क्योंकि फैमिली लॉ, फैमिली कोर्ट केसेस ये अलाउ करता है पर्सन इन पिटिशन, जो अपना केस खुद लड़ सकता है। तो हम जैसे लॉयर्स हैं जो काउंसिल करते हैं, हेल्प करते हैं कि ये सेक्शन में ये लूप होल है, ये ट्राई करो, या फिर अगर किसी ने झूठी गवाही दी है या झूठे एविडेंसेस किए तो इसके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई होता है, इस तरीके से करो। तो जब हम अपने लोगों को ये ट्रेन करने लग जाएंगे, शायद आवाज आ रही है सर अभी? जी हाँ, तो जब हम अपने लोगों को इस तरीके से ट्रेन करने लग जाएंगे, तो जो 50% लॉयर्स है जो अपना काम नहीं कर रहे और पैकेज बेच रहे हैं फीमेल्स को, फैमिली तोड़ने के पैकेजेस, तो वो बंद हो जाएगा। क्योंकि लड़के जब जब किसी पे आती है और जब उस पे वो जुनून सवार हो जाता है ना कि मुझे ये काम करना ही है, तब वो किसी भी हद तक जाएगा। तो आई फील कि ये PIP वाला काम हमें बहुत स्ट्रेंथन करना चाहिए लड़कों के अंदर, ताकि वो लोग सक्षम हो सके, एम्पावर्ड फील करें और किसी लॉयर के भरोसे ना चले। क्योंकि हर लॉयर शायद मोनिका मैम जैसा नहीं होगा या फिर ज्योति दीदी जैसा नहीं होगा, या मैं अपने बारे में क्या बोलूं, बट बाकी लोगों के जैसे नहीं होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू नो कि क्या लॉज हैं, क्या लूप होल्स हैं, क्या प्रोसीजर हैं। कई बार तो लड़के लड़कियां दोनों प्रोसीजर्स में फंस जाते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, अब क्या होगा, इस चक्कर में लॉयर्स फिर वहाँ पे मिसयूज करने लग जाते हैं अपनी नॉलेज का। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। जी, श्यामल राव जी ने हैंड रेज किया था, भाई साहब अपनी बात रखें। श्यामल राव जी। जी सर, मोनिका मैडम अभी बात कर रही थी, मतलब है कि जो वकील को ही मतलब क्रॉस करता है और आपसी में मतलब उसमें लोगों को महिलाओं को जिताने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार पॉक्सो वाले में भी मामले में ऐसी बात आई थी बहुत पहले से, जब पॉक्सो का केस हुआ था निर्भया के समय में, कि वकीलों ने मतलब ये तय किया था कि इस पॉक्सो के मामले में हम केस नहीं लड़ेंगे करके। लेकिन बोलना और करना में दोनों में अंतर हो जाता है। तो इसमें थोड़ा कभी न कभी अपने को वकीलों को भी थोड़े इसमें पार्टिसिपेट करके इस चीज में थोड़ा सतर्कता करते हुए एक पक्ष रखना चाहिए कि पुरुष दोषी नहीं होता है, महिला भी उतनी दोषी होती है, इस बात का पक्ष रखना चाहिए।
और जैसे वन स्टॉप में दूसरा मामला आता है कि वन स्टॉप में या फिर डालसा में, सालसा में यदि मामले में मीडिएशन का भी मामले आते हैं, तो उस मामले में भी देखा गया है कि मीडिएशन तो हो जाता है ना, उसके बाद यदि वन स्टॉप में भी यदि मीडिएशन हो जाता है आवाज चली गई आपकी। हाँ जी, आवाज चली गई। तो जो DIR बनाने की बात, ऐसी नौबत क्यों आ जाती है? क्योंकि आपसी सहमति हो जाने के बाद चले जाते हैं और फिर उसके बाद देखा जाता है कि फिर वो DIR में आ जाता है और फिर मामला कोर्ट में चले जाता है। तो इन चीजों में भी बहुत सेंसिटिव होना चाहिए काउंसलर को कि वो किस प्रकार का मेडिसिन कर रहा है ताकि ये नौबत ना आए। तो इसमें आप लोग के क्या विचार हो सकते हैं, बताएं। अब ठीक है, इस पे चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि वकील भी अपना काम करते हैं, उनका भी प्रोफेशन है, तो एक बैलेंस रखने की जरूरत है दोनों के बीच में कि हम किस लेवल तक केसेस में जाएं और किस लेवल तक जब हम चार्जेस फ्रेम करते हैं तो हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। हर वकील चाहता है कि उसका क्लाइंट ही जीते, और जीतता कोई एक ही है। जैसा मोनिका मैम ने बोला कि ये जीत और हार की बात नहीं होती है, एक समझदारी की भी बात होती है। जी, और किसी के प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं। जी, ब्रजेश जी कुछ कहना चाहते हैं भाई साहब? मोनिका मैडम के बातों को मैं प्रैक्टिस में उतारते हुए, जो मैं एज ए लॉयर काम किया हूँ, सिवान जिले का क्लाइंट नौकरी करता है आसाम में और एकदम वो अरुणाचल के बॉर्डर पे, आने में उसको समय लगते हैं 38 घंटे बाई ट्रेन, छुट्टी नहीं मिलती है। गवाही के लिए था, मैंने चीफ दाखिल किया, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी हुआ। कोर्ट ने बोला कि 3 दिन बाद रखेंगे। हम बोलेंगे सर हम 3 दिन बाद नहीं आएंगे, मेरे क्लाइंट को छुट्टी नहीं मिलती है और आप केस खत्म क्यों नहीं करते हैं? हम मेंटेनेंस देने के लिए राजी हैं, एफिडेविट दे दिए हैं, तो आपके कहने से कोर्ट चलेगा। तो मैं बोला कि मेरे कहने से चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन मैं उस दिन नहीं आऊंगा, आपको जो करना हो आप कीजिए। सर सेम डे केस डिसाइड हुआ रात को 8 बजे तक। तो लॉयर को भी अपना स्टेप उठाना चाहिए, बशर्ते कि उसका क्लाइंट उसके साथ हो। तो हम लोगों के साथ बहुत सारे लिमिटेशन हैं उसी के अनुसार। और जो सुभाष जी वाला मामला है, उसमें उनके लॉयर ने क्या भूमिका निभाया, ये हम लोग के सामने आ नहीं रहा है और शायद आएगा भी नहीं। लेकिन इतना पता है मुझे कि अगर वकील चाह दे तो पीओ में उतना दम नहीं है कि वो अपनी वाली कर ले। ठीक है ठीक है जी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझ सकता हूँ व्यस्ततम समय में से ज्योति जी ने समय दिया, मोनिका जी ने, स्नेहा जी और नम्रता जी ने, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी रिकॉर्डिंग कल तक या परसों तक यूट्यूब पे आ जाएगी, मैं आप सबको पर्सनली भेज भी दूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर ऐसे किसी विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आप सभी को नमस्कार।